चीज क्या होता है कि देखो अभी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल में किसकी बात करूंगा, केमिस्ट्री की बात करूंगा। देखो केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में 3 चीज है। पहली चीज तो फिजिकल केमिस्ट्री है, हिंदी देखता हूँ मैं। पहले है भौतिकी रसायन, क्लियर, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बनिक रसायन, ठीक, कार्बनिक रसायन। और तीसरा हमारे पास है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, क्लियर। देखो इन तीनों की एक बात है, देखो आपका जो चैप्टर है 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 to 6 चैप्टर जो है वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री है। यानी 1 से लेकर जितनी भी आपके चैप्टर हैं वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन जो है 10 से लेकर 14 के बीच में है, 10 to 14। और 6 से लेकर 10 के बीच में, 6 से लेकर 10 हो सकते हो, 7, 8, 9, ये 3 चैप्टर जो है वो अकार्बनिक रसायन है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको पढ़ना क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ, अगर एक चैप्टर, सबसे पहली जो बात बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में अगर देखा जाए तो मल्टीपल क्वेश्चन है। मल्टीपल मतलब समझते हो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आप पूरे क्वेश्चन बैंक में अगर देखोगे, पूरे क्वेश्चन बैंक को मिला के मैं बताता हूँ तो हो सकता है 150 से लेकर 200 या 230 के आसपास होंगे मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल समझते हो, मल्टीपल का मतलब हो गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है हमारे पास, वो 150 से लेकर 200 के या 230 के आसपास होंगे, किसी के पास कितने भी होंगे। तो मैं इसको करवाऊंगा, ये क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। और अभी मैं जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को मैं पहले करवाऊंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स को लगाऊंगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी नेमिंग रिएक्शन है उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन है 150 से लेकर 200 या 230 के आसपास जितने भी क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन ये हमारे अटेंड होंगे प्रीवियस एग्जाम के निशान से, यानी 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके हिसाब से मैंने पेपर का जो पैटर्न जो मैंने बनाया है वो कुछ इस हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, दूसरा आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल कहाँ क्या आते हैं, दो चैप्टर में बताता हूँ जो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश्ड है। एक हमारे पास बिलियन चैप्टर है, बिलियन का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरा हमारे पास है रासायनिक बलगतकी का, रासायनिक बलगतकी चैप्टर से भी पूछा जाता है, बलगतकी। ये दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हमको बहुत ज्यादा मतलब पूछा जाता है। तो रासायनिक बलगतकी का चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है हमने बताया है, एक वीडियो में जाकर देखिए, रासायनिक बलगतकी चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसको हमने बताया है। रही बात बिलियन की, तो बिलियन की हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। और इसके साथ में अब प्रोसेस पे अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स 4 चैप्टर से आते हैं। पहला है ठोस अवस्था, बिलियन और रासायनिक बलगतकी। और एक हमारे पास और है जो चैप्टर है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसे, रासायनिक बलगतकी, पृष्ठ रसायन, सॉरी हाँ पृष्ठ, विद्युत रसायन, सॉरी क्या है, विद्युत रसायन चैप्टर का हो जाता है। तो इन चारों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर, तो सबसे पहले जो ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोप है आने का वो बिलियन से होता है और रासायनिक बलगतकी से होता है। तो इस दोनों चैप्टर्स को सबसे पहले बाउंडेड करो, इस दोनों चैप्टर के, इस दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, जितने न्यूमेरिकल्स है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें, 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें भी 7, 8 न्यूमेरिकल्स हैं। इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा कल से, और मैं इस क्वेश्चन को लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, यानी लगभग आधे चैप्टर, यानी आधा पूरी बुक का क्वेश्चन बहुविकल्पीय मैं कल करवाऊंगा। आज मैं ठोस अवस्था के जितने भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन हैं उनको मैं करवाऊंगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद देखो आज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास है ये 7, 8, 9, इसका कंसेप्शन बहुत ज्यादा टफ होता है। टफ का मतलब होता है इसके जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन यानी या बहुत ज्यादा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको आपको ज्यादा और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो टाइमिंग का शेड्यूल समझो, न्यूमेरिकल्स को इस मल्टीपल क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक दिन नहीं, मैं बोलता हूँ 2 घंटे बहुत है।
2 घंटे की वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा 200 को क्वेश्चन। अब 2 घंटों में आप पूरी किताब का क्वेश्चन खत्म कर रहे हो मल्टीपल कर, ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात है कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में देखो मैं बात करूँगा जितने भी नेमी रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी रिएक्शन जो है इसके अंदर की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन को हमको साथ में लेकर चलना है और उस सारे रिएक्शन को मैं एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ये कम से कम वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आपका काम हो जाए। दूसरी चीज है हमारे पास अकार्बनिक रसायन, इसका कंसेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है, विस्तृत में आप देखोगे तो 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थोड़ा लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में पढ़ने से हमको एक फायदा ये होता है कि जो अति लघु उत्तरीय होते हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर का आधा कंसेप्शन को मिल जाता है। तो इस वजह से लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो हम पहले से पढ़ लेते हैं। अगर विस्तृत पढ़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कंटेंट हमारे विस्तृत में मिल जाता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है पढ़ने में, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है भौतिकी रसायन। देखिए इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका कंसेप्शन भी आता है। तो और सबसे ज्यादा अगर कार्बनिक रसायन की बात किया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है सर, एल्कोहल फिनाइल ईथर ये है। उसके बाद आपके पास एमीन चैप्टर भी है, एल्डिहाइड कीटोन। तो इसका जो कार्बनिक रसायन जो है ये इसका जितना भी पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ भी माना जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल्स करो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन करो, ताकि आते ही 5 नंबर तो आपके 6 नंबर आपके कंफर्म रहे। क्लियर है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नंबर में आते हैं। उसके बाद जो भी बचेगा फिर देखा जाएगा। आपको पास भी बहुत टाइम है आपके पास, और आप मेरे ख्याल से अगर एक घंटे 2 घंटे निकाल के अगर एक सब्जेक्ट के पीछे अगर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा करने में। लेकिन हाँ मन से करिए। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम देखो, एग्जाम आते जाते रहेंगे, शरीर का विशेष ध्यान रखिए और एग्जाम के हिसाब से अपने आप को मत ढालिए कि हाँ एग्जाम आ गया अब क्या करें अब तो हम फेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सब चीज़ होती है हर टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। आपको ये एक जिंदगी पेपर नहीं है किसी के ज़्यादा मार्क्स किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत पढ़ने में फास्ट है, किसी कम नंबर आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ने में बहुत ही लूज लाज है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग को कंसर्न, देखो शरीर है तो सब कुछ है, पहले दिमाग और बॉडी का कंजर्वेशन बहुत अच्छे से रखिए तभी सब सही हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो इतनी बातें आप ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, भौतिक रसायन 1 से लेकर 6 तक चैप्टर हैं जो हमारे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसके आते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के और विद्युत रसायन चैप्टर के, सॉरी रासायनिक बलगति चैप्टर के। उसके बाद इसके दोनों न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन और रासायनिक बलगति चैप्टर के आने के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात यही, कार्बनिक रसायन में जितने भी नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अगर रिएक्शन होगी तो होगी 80 या 70 या 80 के आसपास रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन मेथड आप मत देखिए, प्रिपरेशन मेथड आप किसी की चीज़ के बस एक कंसेप्शन याद रखिए कि हाँ इस चीज़ में ये चीज़ बन रहा है। आप आगे का देखिए और पीछे देखिए, आगे देखिए पीछे देखिए, और बीच का पार्टिकल्स क्या है कि बहुत सारे एक ही जैसे हैं जितने एक, तो ये चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। क्लियर। हाँ तो ये क्वेश्चन है हमारे पहले चैप्टर के ठोस अवस्था का, ये मल्टीपल क्वेश्चन है। और ठोस अवस्था में टोटल मल्टीपल क्वेश्चन होंगे लगभग 13 या 14 के आसपास। तो जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। यानी 2014 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके हिसाब से हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया है। इसमें पहला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। एक्चुअली ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, बट इसमें मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। अगर मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ तो बोर्ड पे ना आता, बोर्ड के पास जगह कम थी, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा कि जो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है वो एक आयनिक ठोस होता है। पोटेशियम सल्फेट है, एक्चुअली इसके अंदर ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन पोटेशियम सल्फेट यानी KSO4 जो होता है अपना, वो होता है क्या, ये एक आयनिक ठोस है। क्या है ये? आयनिक ठोस है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये एक क्या है? आयनिक ठोस है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है साटकी दोष पाया जाता है। देखो साटकी दोष किस में पाया जाता है? NaCl में पाया जाता है, AgBr में। AgBr एक ऐसा दोष होता है जो साटकी और फ्रेंकल दोनों पाया जाता है। बट ये साटकी दोष के बारे में पूछा है कि साटकी दोष पाया जाता है। तो साटकी दोष देखिए आपके पास ऑप्शन में AgBr भी होगा, NaCl भी होगा, बट ये क्वेश्चन ये पूछा है कि साटकी दोष पाया जाता है, AgBr में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंकल में पाया जाता है। जब आपका क्वेश्चन होता कि साटकी दोष किसमें, मतलब AgBr निम्न में से जो ऑप्शन दिया रहता है वो कौन सा दोष है जो दोनों में पाया जाता है, तो AgBr होता है। बट ये सिर्फ साटकी बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा NaCl।
क्या होगा इसका आंसर? Na। इसका आंसर होगा NaCl। इसका आंसर क्या होगा? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। क्लियर? और यहाँ पे ऑप्शन AgBr भी होगा, बट AgBr आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये दोनों तरह के थोड़ी में पाया जाता है। ये सिर्फ तार्किक बारे में पूछा है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। अब सोडियम क्लोराइड जो होती है उसकी संरचना कैसे होगी? तो सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना होती है फलक केंद्रीय। कैसी होती है? फलक केंद्रीय एकक कोशिका। क्लियर? फलक केंद्रीय होती है। धातु न्यूनतम दोष वाला क्रिस्टल है, दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ठीक है। धातु क्रिस्टल वाला अपने पास धातु न्यूनतम दोष वाला क्रिस्टल है। तो देखो इसमें आपको ऑप्शन काफी दिया रहेगा, अभी ऑप्शन बहुत सारे देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका जो आंसर होगा FeO। जो ऑप्शन लिखेगा वही आपका क्या होगा? धातु न्यूनतम दोष वाला क्रिस्टल होगा। क्लियर? तीसरा है हमारे पास ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होता है। क्या है? सहसंयोजी ठोस होता है। सहसंयोजी ठोस क्या होता है? ग्रेफाइट हीरा होता है। तो ये हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फलक केंद्रीय घनी जालक में एकक कोष्ठक की परमाणु संख्या कितनी होती है? फलक की बात कर रहा है, फेस क्यूबिक सेल की बात कर रहा है, फेस सेंटर सेल की बात कर रहा है, यानी फेस मतलब जिसके चारों कोनों पे भी होते हैं, और अभी कल कहाँ होते हैं? चारों कोनों पे भी होते हैं, और फलकों भी होते हैं। यहाँ पे और फलक पे भी होते हैं, यहाँ हर जगह फलक भी होते हैं। तो कितने होते हैं इसमें एकक कोष्ठक में परमाणु संख्या 4 होती है। ठीक है? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व मतलब हो गया, तो अनुचुंबक मतलब अपनी ओर जो किसी चीज को आकर्षित करता है। किसी चीज क्या करता है? आकर्षित करता है। तो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन में देखो, इसमें होगा O2 ऑक्सीजन। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं, लघु परास होता है, दीर्घ परास होती है। कैसी ज्यामिति होती है उसकी? ऊपर नीचे होती है। एक तो इसमें क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? हमने पढ़ाया था उस वाले वीडियो में, इसकी एक दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्लियर? अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे मल्टीपल क्वेश्चन है। पहला है पोटेशियम सल्फेट है, कार्बनिक ठोस, 60 के दोष पाया जाता है। NaCl में AgBr आप नहीं लिखोगे। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक जैसे। फलक केंद्रीय एकक कोशिका जो होती है वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल होता है FeO। उसके बाद ग्रेफाइट है। यहाँ पे ग्रेफाइट कैसा तत्व है? ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है? तो ये सहसंयोजी ठोस है। फलक केंद्रीय घनी जालक में एकक कोशिका परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके अवयवी कणों की संख्या को हम बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हम बताएंगे। और अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है O2। ऑक्सीजन नहीं, O2 जो होता है वो हमारा क्या होता है? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। एक क्रिस्टल ठोस में होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसे होती है? दीर्घ। यानी क्रिस्टल ठोस क्या होता है? मैंने समझाया था वीडियो में, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने ठोस को पढ़ाया था। तो उसकी व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति होती है, उसके ऊपर ईंटें, इसके ऊपर ईंटें, उसके ऊपर ईंट अगर रखते जाओगे तो एक निश्चित ज्यामिति बनेगी और इसका बहुत ही बड़ा आकार बन जाएगा। ठीक है? चलिए 11वां क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि जितने भी क्वेश्चन हमारे थे ये सब एग्जामिनेशन के साथ बनाए गए हैं। 2014 के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है, और ये पैटर्न बहुत जगह यूज किया गया है। तो सबसे पहली चीज फिर से यहाँ पे कि FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A। हमारे पास एक FCC एकक कोर है। FCC एकक कोर की लंबाई, सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध, यानी R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है √2A/4। ये होता है R और A के बीच का संबंध, यानी FCC एकक सेल की जो कोर की लंबाई होती है। एक्चुअली जब इसके अवयवीकरण की इसकी हम संकुलन क्षमता निकालते हैं तो इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना पड़ता है। A और R के बीच का रिलेशन निकालना पड़ता है। तो एक्चुअली इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि जब इसके पहले वाले वीडियो में, कि अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा आपका R बराबर √2A/4, R बराबर √2/4A।
तो ये ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाकी दूसरा है घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई होती है। घनीय दूरी, तो घनीय क्या होता है हमारे पास, जैसे ये बोर्ड है एक घनीय सर्कुलेशन में, तो इसका जो तीनों एंगल होता है यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। एक्चुअली इसका जो एंगल होता है कुछ इस तरह से होता है, ये एक ऐसे होता है एक आगे तरफ होता है, तो ये एक 90 डिग्री होता है, यानी ए बी बराबर सी बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 9 डिग्री होता है, तो 9 डिग्री पे हम अपना जो है इसका मेजरमेंट बनाते हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा इक्वल गामा बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अक्षीय दूरी, ये हमारे एबीसी क्या होती है, अक्षीय लंबाई होती है, और ये हमारे अक्षीय कोण होते हैं, ये हमारे अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा। एक्चुअली क्या होता है घनीय क्रिस्टल में अक्षीय दूरी अथवा अक्षीय कोण की लंबाई क्या होती है, ए इक्वल बी इक्वल सी, मतलब तीनों लंबाई हमारे बराबर होती हैं। निम्नलिखित में किसमें प्रति एकक कोष्ठक परमाणु कुल संख्या 2 होती है। देखो निम्नलिखित में इसमें 4 ऑप्शन होगा, हो सकता है एफसीसी हो, फलक केंद्रित कोष्ठिका हो, अंत केंद्रित कोष्ठिका हो, और अंत केंद्रित कोष्ठिका हो, और सरल आद्य एकक कोष्ठिका हो। तो देखो इसमें निम्नलिखित में क्रिस्टल प्रति एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। निम्नलिखित में किसमें प्रति एकक कोष्ठिका के परमाणु संख्या 2 होती है। तो 2 किसमें होती है, देखो 2 होने का 2 चांस, एक होता है हमारे अंत केंद्रित में, क्योंकि फलक में तो 4 होते हैं, और एससीसी में कितने होते हैं हमारे पास, एससीसी में यानी सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका एक, उसके बाद फिर हमारे पास अंत होता है, जो अंत होता है, अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका में 2 होते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा अंत एकक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, केंद्रीय एकक कोष्ठिका। क्लियर। उसके बाद है ठोस, ए एक अति कठोर ठोस था तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। ठोस ए एक, मान लो कोई ठोस है वो बहुत ही कठोर है और गलित अवस्था में यानी गलने की अवस्था में विद्युत रोधी है, मतलब जब गलता है तब भी वो क्या होता है विद्युत का अवरोध करता है, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है। उच्च ताप पर पिघलता है, उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का युग्म होता है। देखो सबसे ज्यादा कठोर अगर होता है कोई तो सहसंयोजी ठोस होता है। सबसे ज्यादा कोई अगर ठोस होता है, अगर सबसे ज्यादा कठोरता की बात किया, अति कठोर की बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा सहसंयोजी ठोस, क्या होगा सहसंयोजी ठोस। ये हो गए हमारे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आज। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के है, और जो कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आधे बुक का क्वेश्चन खत्म करूंगा, बहुविकल्पीय का। बहुविकल्पीय में आधी किताब को खत्म करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको डेली रिवाइज में मारिए, डेली रिवाइज मारिए, और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को हम एक बार में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, फिर नेमिंग रिएक्शन पर, और फिर बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, ठीक है, थैंक यू।